हेलो वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। मैं अभिषेक जैन स्वागत सत्कार अभिनंदन करता हूँ आप सभी का। तो आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी अपने घर पे होंगे, अच्छे होंगे, सेफ होंगे। चलिए अब दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रीशियन का जो अपना चैप्टर है इल्यूमिनेशन। ठीक है, फर्स्ट ईयर में आपका नेक्स्ट चैप्टर इल्यूमिनेशन है, जो कि मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, इसमें इल्यूमिनेशन क्या होता है एक्चुअली मैं आपको समझाना चाहूँगा। लाइटिंग, ठीक है, लाइटिंग में हम लोग जितनी भी चीज़ें पढ़ते हैं, इस्तेमाल करते हैं, वो सारा इल्यूमिनेशन में आता है। तो यहाँ हम डिफरेंट टाइप की लैंप्स, लाइट, जितना भी होगा लाइट्स के रिगार्डिंग, ठीक है, जो हमें प्रकाश देने वाले जितने भी ऊर्जा स्रोत हैं, उन सभी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे कैसे क्या काम करते हैं। चलिए तो आज का चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए, और दोस्तों चाहेंगे आप अगर अभी आप चैनल पर वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लो और जितना हो सके अपने फर्स्ट ईयर के इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन, ये क्लास वायरमैन वालों के लिए भी बराबर रूप से मतलब इक्वल रहेगी। ठीक है, उनके लिए भी काफ़ी यूज़फुल है। तो आप अपने वायरमैन वाले दोस्तों को भी क्लास जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे लाइक करें और अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप में क्लास को शेयर भी जरूर करें। चलिए हम अब इंट्रोडक्शन से अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। देखिए, प्रकृति में पाया जाने वाला पदार्थ जो अपनी सतह पर पड़ने वाले प्रकाश, यानी कि वो पदार्थ जो अपनी सतह पर पड़ने वाले प्रकाश को अवशोषित करके, ठीक है, यानी कि हम लोग क्या करते हैं, जो भी प्रकाश उसे एब्जॉर्व करके अपेक्षाकृत कम आवृत्ति का प्रकाश उत्पन्न करते हैं, वो प्रतिदीप्ति पदार्थ कहलाते हैं। यानी कि प्रतिदीप्ति पदार्थ एक मटेरियल होता है जो कि करता है, जो भी लाइट आती है उसको एब्जॉर्व करके कम फ्रिक्वेंसी का प्रकाश शो करता है। मान लो भाई लाइट है, अब हीट है, वो हीट बहुत तेज है, वो हीट चुभने वाली है, बट जो ये प्रतिदीप्ति पदार्थ होता है ना, यानी कि इल्यूमिनेशन मटेरियल, ये क्या करेगा, उस पदार्थ को एब्जॉर्व करेगा और कम फ्रिक्वेंसी में हमें दिखाएगा, यानी कि कम फ्रिक्वेंसी में हमें देगा आउटपुट। तो प्रकाश उत्सर्जन की ये घटना, प्रकाश उत्सर्जन की ये घटना इल्यूमिनेशन। तो आप इल्यूमिनेशन की डेफिनेशन क्या समझे? जब भी किसी पदार्थ, वो पदार्थ जिसकी सतह पर पड़ने वाले प्रकाश को अवशोषित करके वो कम फ्रिक्वेंसी का प्रकाश प्रदान करे, वही आपका इल्यूमिनेशन यानी कि प्रतिदीप्त पदार्थ कहलाता है और इस घटना को इल्यूमिनेशन कहते हैं। अच्छा, इल्यूमिनेशन को हिंदी में प्रतिदीप्ति कहते हैं। तो प्रतिदीप्ति हम लोग नहीं चलेंगे, ठीक है, मैं आपको सिर्फ इल्यूमिनेशन बोलूँगा, तो आप लोगों को इल्यूमिनेशन से समझ आना चाहिए। अब ये उत्सर्जन केवल तब तक ही होता है जब तक कि उन पदार्थों पर प्रकाश डाला जाता है। अब ये उत्सर्जन कब तक होगा? जब तक कि उन पदार्थों पर प्रकाश डाला जाता है। प्रतिदीप्ति को समझाने के लिए, समझने के लिए हम लोग इसके विषय में जानकारी होना आवश्यक है और हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, क्योंकि प्रतिदीप्ति किसी सतह पर प्रकाश के टकराने का ही प्रतिबल है। मान लो किसी भी सतह पर प्रकाश टकराया आया तो वही आपका क्या है एक्चुअल में प्रतिदीप्ति। अब अभी हमें समझ में आएगा, धीरे धीरे करके हम एक एक चीज़ें समझेंगे। अब लाइट क्या होती है? तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, ठीक है। देखिए, जैसे कि साउंड एक प्रकार की एनर्जी, इसी तरह से लाइट भी एक प्रकार की एनर्जी है जो हमारी आंखों को, वस्तुओं का, आप अच्छा अंधेरे में क्या आप कोई चीज़ें देख सकते हो? मान लो एकदम अंधेरा है घना, क्या आप कोई चीज़ें देख सकते हो? नहीं। और यही अगर उजाला हो तो आप देख सकते हो। तो यानी कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें आंखों को, वस्तुओं का बोध कराती है, अर्थात उन्हें देखने में सहायता प्रदान करती है। जब भी किसी प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित प्रकाश की किरणें, अब वो कब देखेगी? जब सामने वाली चीज़ पे प्रकाश पड़ेगा। अब जैसे आप देखो, अंधेरे में आपने अगर मोबाइल की टॉर्च आपके फेस पे है, तो सामने जो लोग हैं अंधेरे में उनको आपका चेहरा दिखाई देगा। यानी कि प्रकाश जिस भी स्रोत पर पड़ता है, जिस भी स्रोत पर पड़ता है वही वस्तु दिखाई देगी, ठीक है। अब मान लो कि प्रकाश मेरे चेहरे पे पड़ रहा है डायरेक्ट, तो मेरे चेहरे से किरणें टकराकर आपकी आंखों में जाएगी और वही आपको दिखेगा। अर्थात क्या कहना चाहता हूँ मैं, जब किसी प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित प्रकाश की किरणें किसी वस्तु पर पड़ती हैं तो उसे परावर्तित होकर हमारी आंखों पर पहुंचाती है, जिससे कि हमें कोई भी वस्तु दिखाई देने लगती है। तो आप क्या समझे? अब किसी पे अगर लाइट पड़ रही है ना, तो वो लाइट सिर्फ उस पर पड़ रही है और हमें टकरा के हमारी आंखों पे दिख रही है। एक्चुअली में होता ये है वाइट लाइट ऑफ सन। अब सूर्य का प्रकाश जो सफ़ेद है वो कैसे होता है? ये टोटल 7 रंगों से मिलकर बना हुआ है। अब मैं आपको बताता हूँ 7 रंग कौन से हैं। देखिए, शॉर्ट में एक ट्रिक है जिससे कि हम लोग याद रखते हैं। आई होप आपने बचपन में कभी ना कभी पढ़ी होगी। विबग्योर, ठीक है, VIBGYOR, ये विबग्योर होता है। वी यानी कि होता है आपका वॉयलेट कलर। वॉयलेट कलर कौन सा होता है दोस्तों? आपका बैंगनी, ठीक है। आई से होता है इंडिगो। इंडिगो यानी कि आपका होता है जो आसमानी रंग है, ठीक है, इंडिगो हो गया। ब्लू से हो गया आपका नीला रंग, ठीक है। ग्रीन यानी कि हरा कलर। येलो यानी कि पीला। ऑरेंज से आपके क्या हो गया? नारंगी। संतरा खाया ना कभी आप लोगों ने? संतरा खाया। और रेड से लाल, जो खून होता है ना लाल, ये देखो अभी लाल से मैं लिख रहा हूँ, तो ये हो गया लाल, नीला, पीला। तो वॉयलेट यानी कि बैंगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल रंग। तो ये वो कलर हैं जो कि प्रकाश का सफ़ेद रंग हमें प्रोवाइड करते हैं और इन सभी रंगों को कंबाइंडली विबग्योर कहा जाता है। इन सभी रंगों को कंबाइंडली विबग्योर कहा जाता है, ये हमको याद रखना है। चलिए
अभी कुछ बातें जो मैं इसमें से सिर्फ पॉइंट्स ध्यान रखने, जो वैल्यू से रखिए। प्रकाश की किरणें, फॉर्म ऑफ लाइट, ठीक है। प्रकाश का स्वरूप कैसे होता है? प्रकाश की किरणें विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में गमन करती है। अब जो लाइट है ना, प्रकाश की किरणें कैसे? विद्युत चुंबकीय विकिरण यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। आपको पता है प्रकाश की ऊर्जा हमें कैसे मिलती है? रेडिएशन के थ्रू। ये चीज ध्यान रखेंगे, प्रकाश हमें कैसे मिलता है? रेडिएशन के थ्रू यानी कि विकिरण के थ्रू, ठीक है। इसके रूप में, रेडिएशन के रूप में गमन करती है। प्रकाश की गति कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। आपसे एग्जाम में पूछ लेगा सीधे सीधे, बताइए प्रकाश की गति कितनी होती है? तो आप क्या टिक करोगे? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। प्रकाश किस रूप में गमन करता है? तो प्रकाश विकिरण के रूप में गमन करता है। तथा इसकी वेवलेंथ यानी कि तरंग दैर्घ्य, ठीक है, जो लंबाई होती है इसकी वेवलेंथ कितनी होती है? 380 × 10⁻⁹ मीटर से 760 × 10⁻⁹ मीटर तक होती है। तो आप देख लीजिए, लेंथ आपसे पूछ सकते हैं, बताइए कहाँ से कहाँ तक प्रकाश की वेवलेंथ यानी कि तरंग दैर्घ्य होता है। तो ये 2 पॉइंट है जो कि प्रकाश की गति और तरंग दैर्घ्य यानी कि लेंथ आपको याद होनी चाहिए। प्रकाश किरणों में पतित विभिन्न रंगों को विद्युत चुंबकीय किरणों में से बैंगनी रंग के प्रकाश की किरणों की अनुदैर्घ्य। अच्छा, अब आपको पता है कि 7 रंग टोटल थे, अभी हमने पढ़ा विबग्योर, टोटल 7 रंग थे। इन 7 रंगों की अगर मैं बात करूं, अगर इन 7 रंगों की बात करें तो बैंगनी रंग का जो प्रकाश की किरण होती है इसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। जो 380 × 10⁻⁹ है ना, तो सबसे कम वेवलेंथ बैंगनी रंग की होती है और सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है लाल रंग की, ठीक है। ध्यान रखेंगे, सबसे कम वेवलेंथ होती है बैंगनी रंग की, सबसे कम वेवलेंथ होती है बैंगनी रंग की, और इसके विपरीत सबसे अधिक वेवलेंथ होती है किसकी? सबसे अधिक वेवलेंथ होती है लाल रंग की। तो इसीलिए सबसे कम वेवलेंथ किसकी है? आपका बैंगनी रंग की, इसीलिए इसे अल्ट्रा वायलेट रेस कहते हैं। सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाली किरणों को अल्ट्रा वायलेट यानी कि यूवी। आपसे पूछेगा, बताइए अल्ट्रा वायलेट किरणें किसे कहते हैं? कम तरंग दैर्घ्य वाली, अधिक तरंग दैर्घ्य वाली, ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। आप क्या टिक करोगे? कम तरंग दैर्घ्य वाली किरणों को अल्ट्रा वायलेट यानी कि पराबैंगनी किरणें कहते हैं, और अधिक तरंग दैर्घ्य वाली किरणों को इंफ्रारेड कहते हैं यानी कि अवरक्त, एकदम लाल, और लाल रंग ही सबसे ज्यादा है। अगर आपसे पूछ लो इंफ्रारेड, तो रेड बोल रहे हैं ना, यानी कि रेड यानी कि लाल। अल्ट्रा वायलेट यानी कि भाई वायलेट यानी कि बैंगनी रंग की, तो सीधे सीधे हो गया बैंगनी रंग की, ठीक है। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं। तो इस प्रकार अलग अलग रंग का तरंग दैर्घ्य अलग अलग होता है, बैंगनी का सबसे कम और लाल का सबसे ज़्यादा होता है। ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपको ध्यान रखना है। अब देखिए कुछ टर्म्स हैं जो कि इल्यूमिनेशन से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हम एक एक करके पढ़ेंगे। हीट एंड लाइट रेडिएशन। हीट और लाइट रेडिएशन क्या होता है? जब कोई भी वैद्युतिक तापक तंतु, उष्मिक तंतु जब 900 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक गर्म हो जाए, मान लो कोई भी वैद्युतिक इलेक्ट्रिक हीटिंग में एलिमेंट है, अगर वो 900 डिग्री से अधिक गर्म हो जाएगा तो वह ऊष्मीय तरंगों के साथ यानी कि वो हीट एनर्जी, हीट वेवलेंथ तो देगा, इसके साथ साथ वो प्रकाश यानी कि लाइट विकिरण यानी कि लाइट रेडिएशन भी रिलीज करता है। जबकि 900 डिग्री तक गर्म होने से पूर्व वो केवल हीट रेडिएशन देता है। तो यानी कि हीट और लाइट रेडिएशन क्या है? आपसे पूछेगा, बताइए कोई भी इलेक्ट्रिकल हीटिंग एलिमेंट कितने डिग्री तापमान से अधिक पर लाइट रेडिएशन देगा? तो आप क्या टिक करोगे? 900 डिग्री सेंटीग्रेड। जब वो 900 डिग्री से अधिक तापमान हो जाएगा तभी वो ऊष्मीय किरणों के साथ साथ प्रकाशीय किरणें भी अवशोषित उत्सर्जित करेगा। अतः ऊष्मक तंतु बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का गलनांक उच्च होना चाहिए। ये नहीं भाई 900 डिग्री सेंटीग्रेड हो, ज़्यादा होना चाहिए जिससे कि वो प्रकाश किरणें उत्सर्जित ना करे। चलिए अब हम बात करेंगे इल्यूमिनेशन। एक्चुअली में इल्यूमिनेशन आपको बता तो दिया होता क्या है। अब देखिए, मान लेते हैं कि प्रकाश तल के इकाई क्षेत्रफल पर, अभी एक लाइट कोई एरिया है, उस एरिया में इकाई क्षेत्रफल है, ये यूनिट क्षेत्रफल पर तल की लंबवत दिशा में यानी कि वर्टिकल दिशा में पड़ने वाले प्रकाश की मात्रा को, अब इस एरिया में लंबवत जितना भी प्रकाश पड़ेगा उस एरिया को अपन कहते हैं, उस तल को, ये जो ये सरफेस है, जितना प्रकाश वर्टिकल पड़ेगा ना, लाइट ऊपर हाइट में होता है तो नीचे जितने एरिया पे वो लाइट पड़ रही है उस एरिया को हम इल्यूमिनेशन कहते हैं, उस तल को इल्यूमिनेशन कहते हैं। और इस इल्यूमिनेशन को हम लोग ई से डिनोट करते हैं। सो आज से ध्यान रखेंगे, ई से इल्यूमिनेशन डिनोट किया जाएगा कब? लाइट वाले केसेस में। एफ हो गया आपका प्रतिदीप्ति फ्लक्स, जितना फ्लक्स वो इमिट कर रहा है, और ए हो गया आपका तल का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में। ध्यान रखेंगे इल्यूमिनेशन की यूनिट क्या है? लक्स। इल्यूमिनेशन की यूनिट क्या है? लक्स। ये भी आपको बता दिया जाएगा, फिर भी देखिए इल्यूमिनेशन की यूनिट लक्स, प्रतिदीप्ति फ्लक्स ल्यूमेंस, और तल का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में होता है। ध्यान रखेंगे। और एक मैं ये भी कह सकता हूँ कि 1 लक्स बराबर 1 ल्यूमेंस पर मीटर, यानी कि लक्स और ल्यूमेन एक ही चीज है। 1 लक्स बराबर 1 ल्यूमेंस पर मीटर स्क्वायर होता है।
और इसे ही ये जो है ना लक्स और ल्यूमेंस, इसे मीटर कैंडल भी कहा जाता है, इसे मीटर कैंडल भी कहते हैं। अब ये भी आगे कुछ फॉर्मूलाज दे रखे हैं, देखिए आप इन्हें देख सकते हैं। किसी प्रकाशित तल की प्रतिदीप्ति नापने का एक अन्य मात्रक मिली फोट भी होता है। मान लो कोई सरफेस है जिस पे लाइट है, उस एरिया को नापने का, अभी जो आपने इल्यूमिनेशन वाला पढ़ा, ठीक है, मीटर कैंडल के अलावा एक और मात्रक होता है जिसे हम लोग मिली फोट कहते हैं। तो ये आपको कहीं नहीं मिलेगा और कोई नहीं पढ़ाएगा, मिली फोट भी कहते हैं, यानी कि 1 मिली फोट बराबर 1 ल्यूमेंस पर मीटर स्क्वायर होता है। तो यानी कि मिली फोट और ल्यूमेंस बराबर होता है, मिली फोट और ल्यूमेंस बराबर होता है। आप चाहें तो ल्यूमेंस पर मीटर की जगह मात्रक का इस्तेमाल कर सकता हूँ मैं, मिली फोट। प्रकाशित तल की प्रतिदीप्ति नापने का एक अन्य मात्रक फुट कैंडल भी होता है। यानी कि अभी देखो मैंने क्या नापा, मीटर में, मैंने क्या नापा, मीटर में। अगर मैं फुट में नापूं तो वो फुट कैंडल हो जाएगा, ठीक है, और ल्यूमेन भी परिवर्तित हो जाएगा कैंडल में, जैसे मीटर कैंडल था अब हो जाएगा फुट कैंडल। सो मैं लाइट को फुट कैंडल में भी नाप सकता हूँ, यानी कि 1 CP अपॉन फुट स्क्वायर, ये हो गया फुट कैंडल। किसी प्रकाशित तल की प्रतिदीप्ति नापने के लिए प्रकाश मापी यानी कि लाइट मीटर होता है। आप लोगों ने लाइट मीटर जिसे लक्स मीटर के नाम से भी कहा जाता है, ये फोटो डायोड यानी कि जो लाइट फोटो डायोड था उसके आधार पर काम करता है। आप लोगों को लक्स मीटर किस तरह से कार्य करता है वो मैं एक वीडियो में जरूर दिखाऊंगा। प्रतिदीप्ति को भली भांति समझने के लिए उससे संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली, कारक, नियम एवं प्रतिदीप्ति व्यवस्था का ज्ञान होना आवश्यक है, जिनका वर्णन निम्न प्रकार है। यानी कि इसका वर्णन देखेंगे हम किस प्रकार से इसका वर्णन है। चलिए अब कुछ टर्म्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहला है इल्यूमिनेशन फ्लक्स। इल्यूमिनेशन फ्लक्स क्या होता है, तो अभी हमने पढ़ा था, जब फॉर्मूला पढ़ा था E = F/A, तो F क्या था, इल्यूमिनेशन फ्लक्स था, और फ्लक्स की यूनिट क्या थी, ल्यूमेंस। किसी भी प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित होने वाली प्रकाश किरणों की कुल मात्रा। अब जो प्रकाश किरणें निकली हैं, जैसे आपने देखा होगा जब जनरेटर के केस में क्या होता है, फ्लक्स लाइन होती है 2 मैग्नेट से बीच में, ठीक है, तो इसी तरह से कोई भी लाइट सोर्स से लाइट निकल रही है ना, तो वो जो प्रकाश किरणें, ठीक है, रेडिएशन जो निकल रही है वही आपका फ्लक्स होता है। तो निकलने वाली प्रकाश किरणों की कुल मात्रा ही फ्लक्स, इल्यूमिनेशन फ्लक्स कहलाती है। इसे हम फाई या एफ से प्रदर्शित करेंगे। आपको पता है फ्लक्स को फाई से प्रदर्शित किया जाता है, और अगर ये इल्यूमिनेशन फ्लक्स हो तो हम इसे एफ से प्रदर्शित कर सकते हैं। फाई को एफ से स्टार्ट होता है ना, तो अपन एफ से प्रदर्शित करेंगे। और इल्यूमिनेशन की इकाई, इल्यूमिनेशन की फ्लक्स की इकाई ल्यूमेंस होती है। क्या होती है, ल्यूमेंस होती है। चलिए अगली चीज़ देखेंगे, ल्यूमेन क्या होता है। अब ल्यूमेन इसकी इकाई हुई, तो एक मानक मोमबत्ती से, एक कोई मानक मान लो स्टैंडर्ड मेरे पास मोमबत्ती है, इस मोमबत्ती से एक ठोस कोण में, एक ठोस एंगल है कोई, उसमें उत्सर्जित, मान लो ये एक कोई ठोस एंगल मैंने मान लिया, ये स्क्वायर भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। अब इससे इस एक ठोस एंगल में उत्सर्जित होने वाली प्रकाश की कुल मात्रा 1 ल्यूमेन है। मान लो एक ठोस एक मोमबत्ती, मानक मोमबत्ती, उससे एक ठोस ऑब्जेक्ट में, किसी भी ऑब्जेक्ट में प्रकाश की कुल उत्सर्जित मात्रा, प्रकाश की कुल उत्सर्जित मात्रा ही 1 ल्यूमेंस कहलाती है। और ये प्रतिदीप्ति फ्लक्स की SI, स्टैंडर्ड ऑफ इंडिया की इकाई है, ठीक है, SI इकाई है। तो आपको समझ आ गया होगा। चलिए अब आएगा आपका सॉलिड एंगल। अभी जो मैंने आपको बताया सॉलिड एंगल क्या होता है, तो सॉलिड एंगल कुछ भी हो सकता है, कोई भी पदार्थ है वो हो सकता है, किसी खोखले गोले के इकाई क्षेत्रफल वाले वक्र तल से उसके केंद्र पर बना आयतनात्मक, मान लो कोई खोखला गोला है, कोई किसी खोखले गोले के इकाई क्षेत्रफल, यानी कि मैंने मान लिया इतना एरिया, इस एरिया के इकाई क्षेत्रफल वाले वक्र तल से, ये जो इसका वक्र तल है, ठीक है, अब क्योंकि सर्किल है तो हम सर्किल एरिया मानेंगे। वक्र तल से मानो कि ये मैंने कोई एरिया यहाँ माना, तो इसके वक्र तल से इसके सेंटर पर बनने वाला आयतनात्मक कोण, मान लो ये यहाँ से यहाँ बना, फिर यहाँ से यहाँ हो जाएगा और ये यहाँ से यहाँ हो जाएगा, तो इस तरह का बना आयतनात्मक कोण ही सॉलिड एंगल कहलाता है। और इसे ओमेगा, ये जो डब्लू है ना, स्मॉल डब्लू, हम इलेक्ट्रिकल की टर्म में से ओमेगा कहा जाता है, ओमेगा से प्रदर्शित किया जाता है। तो क्या आप सॉलिड एंगल समझे, किसी भी खोखले गोले के इकाई क्षेत्रफल, मैं मानता हूँ वो इकाई क्षेत्रफल यहाँ है, इकाई क्षेत्रफल वाले वक्र तल से उसके केंद्र पर बना आयतनात्मक कोण ही उसका सॉलिड एंगल कहलाता है, और इसे डब्ल्यू से प्रदर्शित किया जाता है। यानी कि मैं क्या कह सकता हूँ, वन ठोस एंगल सॉलिड एंगल इज इक्वल टू गोले के वक्रतल, जो गोले का वक्रतल था छोटा वाला, उसका एरिया अपॉन गोले का अर्धव्यास का स्क्वायर, गोले के अर्धव्यास का स्क्वायर। तो मैं क्या ये नहीं कह सकता A/r², और गोले के वक्रतल का क्षेत्रफल क्या होता है, πr², 4πr², सॉरी 4πr²/r²। तो r² से आपका r² कैंसिल हो जाएगा, तो आपका एक सॉलिड एंगल बराबर होगा 4π।
तो ठोस कोण को स्टेरेडियन में नापा जाता है। ठोस कोण या घन कोण का अधिकतम मान 4 पाई। तो जो 4 पाई है ना, ये स्टेरेडियन में है, 4 पाई है स्टेरेडियन में। और अगर आप इसे रेडियन में निकालना चाहेंगे तो आप इसको 180 इंटू 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। टिप्पणी क्या कहती है, देखिए टिप्पणी, टी का टिप्पणी बहुत जरूरी होती है किसी चीज़ में, कि 7.776 ग्राम प्रति घंटे की दर पर जलने वाली मोमबत्ती मानक मोमबत्ती। अब मानक मोमबत्ती क्या है कि जो 1 घंटे में 7.776 ग्राम जले, वही मोमबत्ती। अब देखो आप 1 घंटे में मोमबत्ती, तो भैया हमारी तो आधा किलो की मोमबत्ती भी जल जाए, तो जलाने का तरीका होना चाहिए, ध्यान रखेंगे। अब इंटेंसिटी यानी कि प्रकाश की तीव्रता क्या होती है, तो आप बताइए। प्रकाश यानी कि कोई प्रकाश है वो कितनी तीव्रता से हमारी सरफेस पे पड़ रहा है, मेरे चेहरे पे पड़ रहा है। आप अपने ब्राइटनेस देखिए, मोबाइल में ब्राइटनेस होती है ऐसे, ठीक है। आप जब ऊपर की स्क्रीन को नीचे करते हो तो ये ब्राइटनेस वाला आता है, ऐसे ऐसे लाइट रहती है, ठीक है। नॉर्मल आप जब रात के टाइम मोबाइल इस्तेमाल करते हो ब्राइटनेस 0 रहती है। दिन में जैसे ही धूप में जाते हो पूरी ब्राइटनेस फुल हो जाती है, तो मोबाइल एकदम ग्लो करने लगता है। कभी कभी रात में जब आप मम्मी पापा से सबके मोबाइल चलाते हो तब क्या है, ये जो ब्राइटनेस है ना, ये बिल्कुल 0 पे आ जाती है, ताकि किसी को पता ना पड़े कि भैया मोड़ा तो रजाई में क्या कर रहा है, लड़का हमारा रजाई में क्या और चद्दर के नीचे मोबाइल चला रहा है, आराम से अपनी गर्लफ्रेंड से बातें कर रहा है। तो पता नहीं पड़ना चाहिए, इसलिए हम ब्राइटनेस को कम ज़्यादा करने का ऑप्शन है। लेकिन क्या हम लोग लाइट की इंटेंसिटी को कंट्रोल कर सकते हैं, देखते हैं। प्रकाश की तीव्रता या की तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता सामान्यतः प्रकाश की चमक यानी कि वो कितना चमक रहा है, प्रकाश की चमक जितनी अधिक होगी उसकी तीव्रता भी उतनी ही अधिक होगी। तो किसी भी प्रकाश स्रोत से किसी विशेष दिशा में, मान लो कोई प्रकाश सोर्स है कि ये मेरा बल्ब है, इससे किसी विशेष दिशा में प्रति इकाई ठोस एंगल से उत्सर्जित, मानो कि इस दिशा में, ठीक है, अब ये कोई एंगल है, सॉलिड एंगल्स में उत्सर्जित होने वाली, अब अगर इस लाइट सोर्स से इस दिशा में इस एंगल पर उत्सर्जित होने वाली प्रदीप्ति पुंज यानी कि इंटेंसिटी उस प्रकाश स्रोत की, यानी कि इस स्रोत से लाइट यहाँ आ रही है तो वो कितनी लाइट आ रही है, ठीक है, कितना स्रोत आ रहा है, ये इसकी प्रकाश तीव्रता कहलाती है। किसी सोर्स की तीव्रता या प्रतिदीप्ति तीव्रता कहलाती है। इस सोर्स की तीव्रता कितनी है कि भाई ये यहाँ तक इस सोर्स तक पहुँचा, इस सॉलिड एंगल तक पहुँचा, तो इसने कितनी लाइट दी, यही किसी भी सोर्स की इल्यूमिनेशन इंटेंसिटी कहलाती है। और इस इल्यूमिनेशन इंटेंसिटी को आई, इंटेंसिटी यानी कि आई है तो इसे आई से प्रदर्शित किया जाता है। और इंटेंसिटी का मात्रक कैंडेला होता है, ध्यान रखेंगे, इंटेंसिटी का मात्रक कैंडेला होता है। अभी मैंने आपको इल्यूमिनेशन बढ़ाया था, उसका मात्रक क्या था, लक्स। ये देखिए इतनी जल्दी नहीं बुना, प्रतिदीप्ति फ्लक्स, सॉरी प्रतिदीप्ति फ्लक्स पढ़ाया था, उसका ल्यूमेन था। ल्यूमेन खुद एक मात्रक है, ल्यूमेन खुद हमारा एक मात्रक है। हाँ, यहाँ मैंने पढ़ाया था आपको इल्यूमिनेशन, इल्यूमिनेशन का क्या था, एफ का था लक्स, और ई का, सॉरी मैंने बताया था ना इल्यूमिनेशन का लक्स होता है, ठीक है, गलत नहीं थे हम लोग, इल्यूमिनेशन का लक्स होता है। इसके बाद हमने नीचे क्या देखा था, इल्यूमिनेशन फ्लक्स, जिसका होता है ल्यूमेन, ठीक है, इल्यूमिनेशन फ्लक्स का ल्यूमेन होता है। अब धीरे धीरे हम लोग आएंगे, तो अभी अब हमने किसका पढ़ा, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ये होती है एक कैंडेला इज इक्वल टू 1 लुमेन पर स्टेरेडियन। तो इसका मात्रक कैंडेला होता है, किसका, इंटेंसिटी ऑफ लाइट का, इंटेंसिटी ऑफ लाइट का मात्रक कैंडेला रखा जाता है। अब कैंडेला क्या है, तो देखिए ये क्या है, एक कैंडेला बराबर 1 लुमेन्स पर स्टेरेडियन, यानी कि एक किसी भी सॉलिड एंगल में स्टेरेडियन में कितनी लाइट पड़ी, कितने लुमेन्स लाइट पड़ी। तो कैंडेला प्रतिदीप्ति तीव्रता की ऐसा ही मात्रक है, इंटेंसिटी की ऐसा ही मात्रक होता है। इसके चारों ओर 4 पाई लुमेन फ्लक्स प्राप्त होता है, और इसे CD कैंडेला यानी कि CD से व्यक्त किया जाता है। कैंडेला की शॉर्ट फॉर्म है CD, कैंडेला पावर। तो प्रतिदीप्ति फ्लक्स जो आपका F था, जिसकी इकाई कहती है लुमेन, इसे नापने के लिए एक अन्य इकाई पावर भी है। तो फ्लक्स को नापने के लिए एक और अन्य इकाई पावर भी है, जिसे कि हम लोग कैंडल पावर कहा जाता है, CP। तो एक कैंडल पावर बराबर 1 ल्यूमेन अपॉन 4 पाई स्टेरेडियन, ठीक है, इज इक्वल टू 1 ल्यूमेन अपॉन स्टेरेडियन। तो कैंडल पावर और कैंडेला बराबर ही है, कैंडल पावर कहूँ या कैंडेला कहूँ एक ही चीज़ है। और एक कैंडेला पावर बराबर 0.0210 वाट होता है। ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है मानक बल्ब का। बताइए मानक बल्ब के एक सीपी में कितने वाट होता है, या फिर मानक बल्ब पे 0.0201 वाट में कितने सीपी होता है, ये आपसे कुछ भी पूछ सकता है, तो इसका विशेष ध्यान रखेंगे। अब आता है आपका मीन हॉरिजॉन्टल कैंडल। मीन यानी कि औसत क्षैतिज कैंडल पावर। मानो किसी भी क्षैतिज तल में समस्त दिशाओं में कैंडल पावर का औसत मान ही औसत क्षैतिज कैंडल पावर कहलाता है। किसी भी क्षैतिज तल में समस्त दिशाओं में, यानी कि चारों दिशाओं में, कोई आपका क्षैतिज तल है, ठीक है, मानो कि आपका क्षैतिज तल है, इस क्षैतिज तल में समस्त दिशाओं में कैंडल पावर यानी कि सीपी का मान, और सीपी का औसत मान, कैंडल पावर का औसत मान ही एवरेज हॉरिजॉन्टल कैंडल पावर कहलाता है। तो मीन हॉरिजॉन्टल कैंडल पावर क्या होगा,
ल्यूमेन फ्लक्स, किसी भी दिशा में ल्यूमेन फ्लक्स कितना है अपॉन 4 पाई। तो सीपी अभी देखिए सीपी का वैसे भी फॉर्मूला यही था, एक ल्यूमेंस अपॉन सीपी, एक ल्यूमेंस अपॉन स्टे रेडियन। तो हम अभी क्या कहेंगे मीन हॉरिजॉन्टल कैंडल पावर में ल्यूमेन फ्लक्स अपॉन सीपी। ये सारे फॉर्मूले दोस्तों आपके एग्जाम में आते हैं, इसीलिए इसको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आएगा मीन स्पेरिकल, स्पेरिकल में क्या आएगा पूरा का पूरा स्पेरिकल एरिया आ जाएगा। तो इसका हो जाएगा संपूर्ण फ्लक्स, पहले था मीन हॉरिजॉन्टल में था सिर्फ ल्यूमेन फ्लक्स अपॉन 4 पाई, जबकि स्पेरिकल में क्या हो जाएगा संपूर्ण फ्लक्स अपॉन 4 पाई। ये चीज ध्यान रखेंगे। अब आता है मीन हेमिस्फेरिकल, यानी कि गोले को आधा कर दिया, जब गोले को आधा कर दिया तो उसका जो फ्लक्स होगा तो अर्ध गोले में उत्पन्न फ्लक्स अपॉन 2 पाई। अब गोला आधा है ना, जब गोला पूरा था 4 पाई था, अब गोला आधा है तो हम लोग कितना लेंगे 2 पाई। जब गोला आधा है तो हम लोग लेंगे 2 पाई। ये ध्यान रखेंगे आप लोग। मीन हॉरिजॉन्टल मीन हेमिस्फेरिकल कैंडल पावर MHSCP। अब बात करते हैं ब्राइटनेस क्या होता है। लाइव क्लास में क्या है लगातार बोलना पड़ता है हमको, आपको 1 घंटे पढ़ाना है तो ऐसा नहीं कि कुछ चीज़ें समझाई फिर आपको बोलो नोट करो, नहीं, पूरा कंटिन्यू बोलना पड़ता है, तो थोड़ा गले में कभी कभी खराश हो जाती है। तो देखिए जो भी स्टूडेंट आप लोग अगर ऑफलाइन देख रहे हो तो मेरी बात अगर अभी तक सुन रहे हो तो एक बार मुझे कमेंट करें, यहाँ पे ब्राइटनेस लिख के मुझे कमेंट करें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी लाइव क्लास लूँ तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि लाइव क्लास में बहुत अच्छे से इंटरेक्शन हो पाता है, आपस में बातें अच्छे से हो पाती है। क्योंकि अगर आपने सेकेंड ईयर की ED की या थ्योरी की क्लास देखी हो तो हम लोग लाइव क्लास लेते हैं, बच्चों से बातें मेरी काफ़ी अच्छे प्रकार से हो पाती है और इंटरेक्शन काफ़ी अच्छे से हो पाता है। तो अगर आप लोग चाहते हैं मैं आपकी लाइव क्लास लूँ तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और आपको ये क्लासेस जो मैं ले रहा हूँ आपकी कैसी लग रही है प्लीज़ कमेंट जरूर करें, ठीक है। आपकी कमेंट ही मेरे लिए एक कह सकते हैं कि गुरु दक्षिणा है, जो मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ तो वही मेरी गुरु दक्षिणा हो जाएगी। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए बात करते हैं ब्राइटनेस की। तो ब्राइटनेस आप लोग समझ गए, इंटेंसिटी ही एक तरह से ब्राइटनेस है। तो किसी प्रकाशित वस्तु की किसी सतह के प्रति इकाई क्षेत्रफल को, देखिए वही सारी चीज आती है, इकाई क्षेत्रफल को प्रतिदीप्ति तीव्रता को, इकाई क्षेत्रफल पे प्रतिदीप्ति तीव्रता यानी कि इंटेंसिटी को ही उसकी चमक कहा जाता है। इसकी इकाई कैंडेला पर मीटर स्क्वायर होती है। इसकी इकाई क्या होती है कैंडेला पर। अच्छा इंटेंसिटी की इकाई क्या थी, एक बार इंटेंसिटी की इकाई देख लेते हैं। देखिए इंटेंसिटी की इकाई क्या थी कैंडेला, इंटेंसिटी की इकाई कैंडेला थी। और कैंडेला क्या था ल्यूमेंस पर स्टे रेडियन, ल्यूमेंस पर स्टे रेडियन। मगर ब्राइटनेस की बात करें तो इसकी क्या है कैंडेला पर मीटर स्क्वायर। कैंडेला तो है बट एक पर्टिकुलर एरिया दे दिया इसने कि इकाई क्षेत्रफल, इसीलिए कैंडेला पर मीटर स्क्वायर या कैंडेला पर सेंटीमीटर स्क्वायर, जो भी आप एरिया ले रहे हैं मीटर में, सेंटीमीटर में, mm में, किलोमीटर में, वो आपकी मर्जी है। बट कैंडेला अपॉन जो भी एरिया है तो 1/A इसका यूनिट होगी। और ब्राइटनेस को आप देखिए L से शो करेंगे, जब भी आप ब्राइटनेस की बात करेंगे तो L से शो किया जाएगा। ध्यान रखें ग्लेयर यानी कि चौंध है ना, कभी कभी आंखों में चकाचौंध पड़ती है। तो जिस प्रकाश स्रोत के द्वारा उत्पन्न वह तीव्रता जिसे आंखों से देखा नहीं जा सकता, सूरज की रोशनी एक प्रकार की चौंध है यानी कि ग्लेयर, इसे इंग्लिश में कहते हैं ग्लेयर। देखिए यहाँ हमें इंग्लिश वर्ड सीखने की बहुत जरूरी है। देयर इज सो मच ग्लेयर, देयर इज सो मच ग्लेयर इन सन्स, ठीक है, यानी कि सूर्य की रोशनी में, देयर इज सो मच ग्लेयर इन सन्स ब्राइटनेस, सूर्य की रोशनी में चमक में बहुत ही चौंध है। तो किसी प्रकाश स्रोत के द्वारा उत्पन्न वह तीव्रता जिसे आंखों से देखा नहीं जा सकता अथवा देखने का प्रयास करने पर कष्ट का अनुभव होता है वह चौंध कहलाता है। जैसे सूर्य को सीधा देखने पर आंखों पर चौंध लगने का अनुभव होता है। इट फील्स ग्लेयर व्हेन आई सी सन, व्हेनेवर आई सी सन इट फील्स लाइक ग्लेयर ऑन माई आइस, ठीक है। तो देखो मास्क आपको इंग्लिश भी आती है, ऐसी घबराने की बात नहीं है, आप बोलोगे तो आपको इंग्लिश में भी पढ़ा दिया जाएगा, मगर आप लोग कमेंट करेंगे जब भी। मीटर कैंडल पावर, यदि किसी 1 मीटर व्यास वाले गोले के अंदर, आप मीटर कैंडल पावर मान लो कोई भाई, तो फिर डायमीटर मुझे 1 मीटर का लेना पड़ेगा। तो किसी भी 1 मीटर व्यास वाले गोले के केंद्र पर, ये इसका व्यास कितना है टोटल 1 मीटर, 1 मीटर व्यास वाले गोले के केंद्र पर कैंडल शक्ति का प्रकाश डाला जाए, एक कैंडल पावर का प्रकाश डाला जाए, एक कैंडल पावर यानी कि इंटेंसिटी की बात करें, एक कैंडल पावर का प्रकाश डाला जाए तो उसके अंदर उत्पन्न प्रतिदीप्ति को मीटर कैंडल कहा जाता है। अब अगर 1 मीटर में डाला जाएगा तो मीटर कैंडल पावर कहा जाएगा। अब बात करते हैं इल्यूमिनेशन एफिशिएंसी। एफिशिएंसी कैसी होगी, किस में नापेंगे। सो किसी भी वैद्युतिक प्रकाश स्रोत से उत्पन्न होने वाले प्रकाश की कुल मात्रा, कितना प्रकाश उत्पन्न हुआ है तथा उसे प्रदान की गई वैद्युतिक शक्ति को, तथा उसे प्रदान की गई वैद्युतिक शक्ति का अनुपात ही उस सोर्स की प्रतिदीप्ति दक्षता कहलाती है, उस सोर्स की प्रतिदीप्ति दक्षता कहलाती है। और यदि आउटपुट ल्यूमेंस में हो, यदि आउटपुट आपका ल्यूमेंस में हो वह इनपुट वाट में नापी जाए तब प्रतिदीप्ति दक्षता का मात्रक ल्यूमेंस पर वाट होगा, तब प्रतिदीप्ति दक्षता का मात्रक ल्यूमेंस पर वाट होगा। सो प्रतिदीप्ति दक्षता क्या होती है, एफिशिएंसी देखिए
आउटपुट फ्लक्स, जितना भी आपको आउटपुट में फ्लक्स मिल रहा है, तो इनपुट में क्या दोगे, इनपुट इलेक्ट्रिकल पावर वाट में देंगे अपॉन आउटपुट फ्लक्स जो होगा वही उस लाइट सोर्स की दक्षता कहलाएगी। प्रतिदीप्ति दक्षता को प्राय प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अगर आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका परसेंटेज भी निकल आएगा, तो ये देखिए अभी भी टर्म्स चल रही है, अभी टर्म्स हमारी जितनी भी खत्म नहीं हुई है। अब आता है एब्जॉर्प्शन फैक्टर, यानी कि कोई लाइट सोर्स, कोई भी ऑब्जेक्ट है लाइट सोर्स से कितनी एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। जब प्रकाश किरणें किसी माध्यम से होकर गुजरती है अथवा किसी तल से परावर्तित होकर होती है तो प्रकाश की कुछ मात्रा, मानो भाई ये लाइट है, ठीक है, ये लाइट का सोर्स है, इस तल से टकरा के कहीं और जाएगी तो कुछ रोशनी या कुछ मात्रा तो इस तल के द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। तो यही प्रक्रिया प्रकाश का अवशोषण कहलाती है। उस तल या माध्यम द्वारा अवशोषित प्रकाश एवं आपतित प्रकाश, अब कितना प्रकाश तो अवशोषित हुआ है और कितना आपतित हुआ है। मानो यहाँ से 100 ल्यूमेंस, ठीक है, मैं मानता हूँ 100 ल्यूमेंस की लाइट भेजी, 20 इसने एब्जॉर्ब कर ली और 80 भेज दी, तो ये जो फैक्टर होगा अवशोषित प्रकाश और आपतित प्रकाश का अनुपात ही अवशोषण गुणांक यानी कि एब्जॉर्प्शन फैक्टर कहलाता है। तो एब्जॉर्प्शन फैक्टर क्या हो गया, अवशोषित प्रकाश बटे आपतित प्रकाश। आई होप अब आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब बात करते हैं रिफ्लेक्शन फैक्टर के बारे में कि रिफ्लेक्शन फैक्टर एक्चुअली में होता क्या है। किसी भी तल द्वारा परावर्तित प्रकाश एवं उस पर आपतित प्रकाश के अनुपात को, किसी भी तल के द्वारा परावर्तित प्रकाश एवं उस पर आपतित प्रकाश के अनुपात को ही परावर्तक गुणांक कहते हैं। तो रिफ्लेक्शन फैक्टर यानी कि कोई भी तल है, मानो ये तल पर परावर्तित प्रकाश यानी कि उस पर परावर्तित कितना हो, परावर्तित क्या हो, मानो कोई भी सोर्स पे आई लाइट तो वो टकराकर कितना गई और उस पर आपतित कितनी हुई, परावर्तित कितनी हुई किसी भी सोर्स से तल द्वारा परावर्तित लाइट और उस पर आपतित प्रकाश के अनुपात को परावर्तक गुणांक कहते हैं। परावर्तित प्रकाश और आपतित प्रकाश के गुण को ही परावर्तन फैक्टर कहते हैं। ट्रांसमिशन फैक्टर, कोई भी पारदर्शी मीडियम में, मान लो कि ये कांच है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, एक कांच लगा हुआ इस तरह से, तो किसी पारदर्शी माध्यम से पारेषित प्रकाश, मानो कि कोई लाइट सोर्स से लाइट आई तो इस कांच से पारेषित प्रकाश एवं उस पर आपतित प्रकाश, इस मीडियम पर कितना प्रकाश आपतित हुआ है और कितना गया है, उसके अनुपात को ही पारेषण गुणांक कहते हैं। तो टोटल आपतित प्रकाश और पारेषित प्रकाश, तो पारेषित प्रकाश बटे आपतित प्रकाश के फैक्टर को ही पारेषण गुणांक कहते हैं। तो आपसे देखिए 3 गुणांक पूछेगा, एब्जॉर्प्शन फैक्टर क्या होगा, अवशोषित प्रकाश अपन आपतित प्रकाश, परावर्तन गुणांक क्या होगा, परावर्तित प्रकाश अपन आपतित प्रकाश, और पारेषण गुणांक होगा पारेषित प्रकाश अपन। अच्छा, अब क्या आपको इसमें कोई सिमिलरिटी देख रही है? अब देखो मैं आपको कितनी बेहतरीन ट्रिक बताऊंगा इसको याद करने की। देखिए अवशोषण गुणांक, परावर्तन गुणांक या पारेषण गुणांक, तीनों में अपॉन में क्या आएगा, आपतित प्रकाश। अब अगर आपसे पूछे अवशोषण गुणांक तो अवशोषित प्रकाश, परावर्तन गुणांक तो परावर्तित प्रकाश, और पारेषण गुणांक पूछे तो पारेषित। देखिए जो भी चीज पूछी है ऊपर वही है, और बाकी जो नीचे क्या है सबके आपतित प्रकाश और आपतित। अच्छा, इससे बेहतरीन क्या कोई ट्रिक बता सकता है? अब देखिए बेहतरीन तरीके से मैंने आपको याद करा दिया, अवशोषण गुणांक, परावर्तन गुणांक और ट्रांसमिशन फैक्टर। क्या आप किसी को किसी भी तरह की समस्या है? अगर किसी को किसी तरह की समस्या है तो मुझे कमेंट करके बता दें कि सर मुझे समझ नहीं आया। और अगर इस इल्यूमिनेशन वाले पॉइंट पे, अगर आपको इस फैक्टर वाले पॉइंट पे ये तीनों समझ आ गया तो एक बार मुझे कमेंट करके कर दो, सर बिल्कुल समझ आ गया और बहुत अच्छे से समझ आ गया, कमेंट जरूर करें आप। चलिए अब देखिए अलग अलग कार्य के स्थान, मानो कोई कार्य का स्थान है तो वहाँ लक्स, लाइट की इंटेंसिटी जो है वो कितनी होनी चाहिए, तो सूक्ष्म कार्यों के लिए इतनी, अति परिशुद्ध कार्य हो वहाँ पर इतनी। तो ये सारे आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और मैं ये आपको बताना चाहता हूँ, ये जो टेबल है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि इसको मम्मी पापा के साथ पढ़ना है। IMP बहुत ज़रूरी है इसको पढ़ना। तो ये चीज़ आप मेरे को बाद में मत बोलना सर आपने नहीं बताई, ये टेबल आपको खुद याद करनी पड़ेगी। मैं बता दूंगा भाई स्कूल की अगर कक्षा में तो इतने ल्यूमेंस होना चाहिए 250, कार्यशाला में 500 से 1000, ठीक है, फैक्ट्री में इतना होना चाहिए, दुकानें सामान्य में 250, प्रदर्शनी वगैरह में 1000 होना चाहिए। तो ये आपको याद करना पड़ेगा। अब देखिए अगला फॉर्मूला क्या है, ल्यूमेन एवं दक्षता की गणना कैसे करेंगे। तो ल्यूमेन प्रतिदीप्ति तीव्रता, प्रतिदीप्ति दक्षता इत्यादि का वर्णन हमने कर लिया है। अब इसको कुछ फॉर्मूले हैं जिसकी मदद से हम लोग देखेंगे। चलिए अब एक एक करके इसके जो क्वेश्चंस हैं उसको करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हमको अपना न्यूमेरिकल है वो करना है। चलिए अब हम अपना न्यूमेरिकल देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन पढ़ेंगे कि एक प्रतिदीप्ति लैंप 220 वोल्ट आपूर्ति पर 0.5, ठीक है, 15 एम्पीयर विद्युत करंट लेता है एवं 200 ल्यूमेंस फ्लक्स उत्पन्न करता है। ठीक है, कितने फ्लक्स उत्पन्न कर रहा है, 200 ल्यूमेंस।
तो इस लैंप की एवरेज गोलीय केंद्र शक्ति एवं दक्षता ज्ञात करेंगे। तो ये जो आपकी लैंप है इसकी एवरेज गोलीय केंद्र दक्षता, आप इससे क्या समझ रहे हैं, आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए फॉर्मूला, एवरेज गोलीय दक्षता, तो इसका फॉर्मूला ये रहा, देखिए आपके सामने ये रहा, मीन हॉरिजॉन्टल कैंडल पावर, ये किसके लिए, हॉरिजॉन्टल के लिए, और औसत गोलाकार कैंडल पावर का फॉर्मूला क्या था, संपूर्ण फ्लक्स अपॉन 4 पाई, संपूर्ण फ्लक्स अपॉन 4 पाई। तो ये चीज़ याद करनी है। अब देखिए अपने पास संपूर्ण फ्लक्स कितना है, 4 पाई इंटू MSCP, यानी कि मीन स्फेरिकल कैंडल पावर। अब अगर इसमें से अगर मुझे सिर्फ संपूर्ण फ्लक्स निकालना है, ठीक है, अगर संपूर्ण फ्लक्स मीन स्फेरिकल फॉर्मूला निकालना है तो मैं संपूर्ण फ्लक्स अपॉन 4 पाई करूँगा। टोटल फ्लक्स आपको 200 ल्यूमेंस फ्लक्स उत्पन्न करता है, तो 200 अपॉन 4 पाई करेंगे तो 15.92 आंसर आएगा। इसके बाद ये कहता है एफिशिएंसी, तो एफिशिएंसी होगी लैंप के द्वारा उत्पन्न कुल ल्यूमेन 200 है और लैंप की शक्ति क्या है, V इंटू आई, तो V आपको 220 वोल्ट दे रखा है और I आपका आया है 0.15, I है आपके देखिए 0.15 आया है अभी आपका 0.15 सॉरी एम्पियर, तो करंट दे ही रखी है हम लोगों को। तो एफिशिएंसी तो हम पहले भी निकाल सकते थे क्योंकि लैंप का उत्पन्न ल्यूमेन शक्ति और करंट दोनों में दे रखा था तो हम लोग निकाल सकते थे। तो ये आएगा 6.06 लूमेन पर वाट। ध्यान रखेंगे एफिशिएंसी लूमेंस पर वाट में होती है। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन है, आप लोग खुद से करने की कोशिश करेंगे, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन आप खुद करने की कोशिश करेंगे। चलिए अब इल्यूमिनेशन को कौन कौन से, यानी कि जो प्रकाश है इल्यूमिनेशन है उसे कौन कौन से फैक्टर प्रभावित करते हैं, तो कुछ फैक्टर हैं जिनके मैं नाम आपको बताना चाहूँगा। स्थान और ऊंचाई, यानी कि जगह कौन सी एक्चुअल में जहाँ आप इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं हम लोग, सॉरी जहाँ पे हम लोग लाइटिंग कर रहे हैं वो जगह कौन सी, सबसे मेन बात तो ये निर्भर करती है कि वो जगह कौन सी है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि उसकी जो ऊंचाई कितनी है, ठीक है, उस जगह पे उस लाइट की जो सोर्स है आपका उसकी ऊंचाई कितनी है। तीसरा उपयोगिता गुणांक और अवपात गुणांक, अब ये क्या होते हैं कैसे होते हैं ये देखेंगे। देखिए किन्हीं दो समीवर्ती प्रकाश स्रोत के बीच की क्षैतिज दूरी व प्रकाश स्रोत की वर्किंग प्लेन की ऊंचाई का रेशो, मान लो कि दो प्रकाश सोर्स है यानी कि दो बल्ब से हमारे सामने, तो इनके बीच की दूरी क्षैतिज दूरी, इनके बीच की ये क्षैतिज दूरी हुई और इनके बीच की फर्श से लेके जो ऊंचाई होती है उसी ऊंचाई का अनुपात आपका स्पेस हाइट रेशो कहलाता है, यही आपका स्पेस हाइट रेशो कहलाता है। तो किसी स्थान पर प्रकाश व्यवस्था की स्थापना के समय स्थान ऊंचाई अनुपात पर पर्याप्त ध्यान देना चाहिए। ये बातें निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है। पहला है प्रकाश स्रोत यानी कि जो बल्ब ट्यूबलाइट को तल से उपयुक्त ऊंचाई पर ही स्थापित करना चाहिए, जो आपकी सरफेस है उससे आपको उपयुक्त तल पर स्थापित करना चाहिए, क्योंकि ऊंचाई बढ़ने से जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होगी वैसे वैसे तल पर पहुंचने वाले प्रकाश की तीव्रता घटेगी। मान लो कि जैसे जैसे हाइट बढ़ी, अब ये जो बल्ब है ये सबसे ज़्यादा प्रकाश कहाँ देगा, इस एरिया में, और जैसे जैसे नीचे की तरफ हाइट बढ़ेगी तो क्या प्रकाश देगा उतना नहीं, प्रकाश घटता जाएगा। अगली चीज है प्रकाश स्रोतों की संख्या प्रकाशित होने वाले तल के क्षेत्रफल के अनुरूप, यानी कि मान लीजिए कि आपका कमरा तो क्या है इतना बड़ा है, कमरा तो आपका इतना बड़ा है और आपने सिर्फ एक बल्ब लगाया वो भी कोने में, बीच में लगाना चाहिए था मगर आपने लगाया कोने में, तो क्या ये पूरे जगह पर प्रकाश देगा, नहीं, ये इतने हिस्से में तो दे देगा मगर बाकी के बचे हुए हिस्से में लाइट नहीं आएगी। सो अगर बड़े कमरों में अधिक बल्ब और ट्यूबलाइट की संख्या को इस्तेमाल करना चाहिए। यूटिलाइजेशन फैक्टर क्या होता है, यानी कि किसी भी कक्ष की प्रकाश व्यवस्था में कोई भी कमरा हो उसमें उपयोग किए गए प्रकाश तथा लैंप द्वारा, जो लैंप पर प्रकाश है उसके द्वारा उत्पन्न किया गया प्रकाश का अनुपात, वही आपका कहलाता है यूटिलाइजेशन फैक्टर। यानी कि प्रकाश व्यवस्था में उपयोग प्रकाश का लैंप द्वारा उत्पन्न किए गए प्रकाश, देखिए उपयोग किया गया प्रतिदीप्ति फ्लक्स, माने आपने टोटल उत्पन्न तो मैंने इतना किया मगर काम में मैंने सिर्फ इतना लिया, तो इतना वाला तो ये वेस्ट हो गया ना, तो उपयोग किया गया प्रतिदीप्त फ्लक्स अपॉन उत्पन्न। तो हमेशा ध्यान रखना जब भी हम किसी चीज़ का फैक्टर निकालेंगे तो अपॉन में जो नीचे संख्या क्या होगी जो ज़्यादा यानी कि पूरी संख्या, तो ये सर्किल पूरा है कि भाई इतना एरिया है जिसमें वो प्रकाश फैला सकते हैं, मगर हाँ इतना एरिया जहाँ फैलाना चाहिए मगर इतने ही एरिया में फैला रहा है, तो उपयोग किया गया प्रतिदीप्ति फ्लक्स अपॉन उत्पन्न किया गया प्रतिदीप्ति फ्लक्स। डेप्रीशिएशन फैक्टर यानी कि अवपात। अब डेप्रीशिएशन कैसे हो रहा है कि आपको पता है कि डेप्रीशिएशन होता है लाइट में बल्ब ट्यूबलाइट आदि के गंदे हो जाने पर, मान लो गंदा है तथा छतों दीवारों पर धूल चढ़ जाने के कारण किसी प्रकाश स्रोत द्वारा उत्पन्न प्रतिदीप्ति तथा उपलब्ध प्रतिदीप्ति की मात्रा में अंतर पैदा हो जाता है, और पूर्णतः साफ होने की स्थिति में प्रतिदीप्ति एवं सामान्य अवस्था में प्रतिदीप्ति के अनुपात, यानी कि जब पूरी तरह से साफ है तो आपको नेचुरल प्रकाश मिलेगा और जब गंदा है तो आपको पूरा नहीं मिलेगा। तो ज़्यादा अमाउंट क्या होगा, जब पूरा साफ होगा तो पूरा प्रकाश मिलेगा। तो डेप्रीशिएशन फैक्टर क्या होगा, देखिए अपन में क्या आएगा, वास्तविक अवस्था में जब गंदा नहीं है तब प्रकाश कितना है और सभी वस्तुएं साफ होने पर प्रकाश कितना है, ये होगा आपका डेप्रीशिएशन फैक्टर निकालने का फॉर्मूला। और ध्यान रखेंगे डेप्रीशिएशन फैक्टर का मान 1.2 से 1.4 के बीच होता है। इस प्रकार आवश्यक लूमेन आप किस तरह से निकालेंगे,
प्रकाशित क्षेत्रफल कितना है, प्रतिदीप्ति कितनी है, अवपात गुणांक अपॉन उपयोगिता गुणांक, इससे निकालेंगे कुल आवश्यक ल्यूमेन। तो यदि आपसे पूछ ले कुल आवश्यक ल्यूमेन का फॉर्मूला क्या है, तो आप क्या टिक करेंगे, प्रकाशित क्षेत्रफल, प्रतिदीप्ति, अवपात गुणांक अपॉन उपयोगिता फैक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला अपन को रट लेना है, ध्यान रखना है। कुछ भी करें हमें नहीं पता, मगर आपको ध्यान होना चाहिए। इसके बाद आते हैं लॉस ऑफ इल्यूमिनेशन। तो ये जो दोस्तों चैप्टर है ना आपका लॉस ऑफ इल्यूमिनेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे, मतलब ये जो नियम है, ये दो नियम आते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ और लैम्बर्ट कोसाइन लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ और लैम्बर्ट कोसाइन लॉ दोनों रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से पढ़ने हैं। देखिए सिंपल सी लैंग्वेज में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि कई क्या है बच्चे, टीचर पता नहीं कैसे पढ़ाता है और बच्चे भी कैसे समझते हैं, ये नियम समझ नहीं पाते हैं। तो आपको ध्यान से देखेंगे, क्या पहला नियम यानी कि इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या कहता है, और लैम्बर्ट कोसाइन लॉ तो इसके बाद बहुत सारे हैं। इनवर्स स्क्वायर लॉ कहता है किसी प्रकाश स्रोत के द्वारा, कोई भी प्रकाश सोर्स है, ये एस सोर्स है, इस सोर्स के द्वारा किसी प्रकाशित तल पर, मानो ये पहला तल, दूसरा, किसी प्रकाशित तल पर पहुंचने वाली प्रतिदीप्ति। अब इस पर जो लाइट ये पहुंच रही है, इस पर जो लाइट पहुंच रही है वो उस तल से प्रकाश स्रोत की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती तथा प्रतिदीप्ति आई के अनुक्रमानुपाती होती है। चलिए अब हम कैसे समझेंगे कि कोई भी प्रकाश का सोर्स है, मान लीजिए एस सोर्स है, इस एस सोर्स से कोई भी तल है, ये A1 है, A2 है, A3, तो इस सोर्स पर पहुंचने वाली जो लाइटिंग है वो उस तल से, ये जो तल है इस तल से प्रकाश का सोर्स का जो दूरी है उसके तो स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि जो अपन देखें प्रतिदीप्ति यानी कि इल्यूमिनेशन है, E इज प्रोपोर्शनल टू D स्क्वायर, यानी कि दूरी के, अब मान लो कि दूरी आपकी 2 है, 2 का स्क्वायर 4, अगर दूरी 4 होगी, E मान लो 2 है तो इसको भी 2 होना चाहिए। अब ये 2 होगा जब 4 होगा, यानी कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे लाइट आपकी कम होती जाएगी और दुगनी कम होगी, ठीक है। जैसे जैसे आप लाइटिंग बढ़ाओगे वैसे वैसे आपका, जैसे जैसे आपकी दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे प्रकाश की मात्रा कम होगी और इंटेंसिटी के समानुपाती होती है, यानी कि जितनी लाइट उतनी इंटेंसिटी, जितनी इल्यूमिनेशन उतना ही इंटेंसिटी होगी। तो ये होता है इनवर्स स्क्वायर लॉ। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि जो प्रतिदीप्ति यानी कि इल्यूमिनेशन पहुंचता है वो सोर्स से तल के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती और प्रतिदीप्ति तीव्रता के समानुपाती होता है। यह है आपका लैम्बर्ट इनवर्स स्क्वायर लॉ, ये था आपका इनवर्स स्क्वायर लॉ। अच्छा अब क्या है, सिर्फ हमको इतना ही पढ़ना है, अब आप ज़्यादा डीप में जाओगे तो मतलब नहीं, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। मानो A1 A3 हमारे कुछ ऑब्जेक्ट थे और उनके बीच की डिस्टेंस थी D2 D3, अर्थात 1 2 3 के अनुपात पर स्थापित किए गए। अब तीनों प्रकाशों के प्रकाश बिंदु एक ही ठोस कोण पर W एंगल बना रहे हैं। तो देखिए A1 का एंगल W = A1/D स्क्वायर, ठीक है, इंटेंसिटी। क्षेत्रफल A1 पर पहुंचने वाला प्रतिदीप्ति फ्लक्स कितना हो जाएगा, प्रतिदीप्ति जो फ्लक्स आपने निकाला है, प्रतिदीप्ति तीव्रता इंटू ठोस एंगल, तो तीव्रता I है और एंगल क्या है, I इंटू ओमेगा की जगह, सॉरी ठोस एंगल ओमेगा की फॉर्मूला क्या हो जाएगा, I इंटू A1/D2। तो टोटल जब हम निकालेंगे इसे काट कुटा के, ठीक है, काटने पीटने के बाद, काटने छाटने के बाद जब हम इसे निकालेंगे, देखिए मान है कि यदि क्षेत्र A1 क्षेत्रफल की सतह पर जो प्रतिदीप्ति E है वो क्या है, प्रतिदीप्ति फ्लक्स अपॉन क्षेत्रफल। तो फ्लक्स तो अभी भी मैंने निकला I A1/D2 और क्षेत्रफल कितना हो जाएगा A1/A1, यानी कि क्षेत्रफल A1 है तो A1 को इसने अलग रख लिया। सो क्या A1 से A1 कटेगा नहीं, A1 से A1 कट गया, तो इसीलिए तो देखो E = I/D2 लिखा था, D स्क्वायर लिखा था। तो ये हमें इतने काम की चीज़ नहीं है, ठीक है ना। ये तो ये बता रहे हैं डेरिवेशन, क्या आपसे एग्जाम में डेरिवेशन पूछेगा, नहीं पूछेगा, बस आपसे ये पूछेगा। ये देखो जब E1 इंटेंसिटी थी यानी कि E1 था ऑब्जेक्ट, तब D2 स्क्वायर, E2 था तो 2D स्क्वायर और E3 था तो TD, यानी कि डिस्टेंस बढ़ती गई तो आपका दूरी बढ़ती जाएगी तो प्रकाश की तीव्रता भी कम होती जाएगी। सो ये था, यानी कि किसी प्रकाश स्रोत द्वारा किसी प्रकाशित तल पर पहुंचने वाली प्रतिदीप्ति उस तल के प्रकाश स्रोत की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती तथा प्रतिदीप्ति तीव्रता यानी कि I के समानुपाती। ये अनुक्रमानुपाती को ही आप लोग समानुपाती कहते हैं, अनुक्रमानुपाती को ही समानुपाती कहा जाता है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। चलिए सो अब आपको देखिए, अगर ये लॉ क्लियर था इनवर्स स्क्वायर लॉ, तो अब लैम्बर्ट कोसाइन लॉ इसी की तरह, बिल्कुल इसी की तरह, बस अंदर क्या है, किसी भी प्रकाश स्रोत के द्वारा किसी प्रकाशित तल पर पहुंचने वाली प्रतिदीप्ति E जो पहुंच रही है, स्रोत से आने वाली प्रकाश किरण, जो सोर्स से प्रकाश किरण I तथा अभिलंब के बीच बने कोण की कोसाइन। मानो कि ये सोर्स है, इस सोर्स से जो ऑब्जेक्ट आपका, मान लो ये ऑब्जेक्ट था, इस अभिलंब के बीच बनने वाला जो एंगल होगा, प्रकाश की किरण जाएगी तो मान लो अगर यहाँ भी टकराई तो इसके बीच का जो कोसाइन एंगल होगा उसके समानुपाती होगा। माने P एक प्रकाश स्रोत है, वो A भी एक प्रकाशित तल है,
ठीक है, ये ए भी एक प्रकाशित तरल है जिसकी प्रकाश से सोर्स से दूरी डी है। अब यदि पी ए प्रकाश किरण पी बी अभिलंब पर थीटा एंगल बनाती है तो क्या हो जाएगा आपका E इजिकल टू आई अपॉन डी स्क्वायर कॉस थीटा, आई अपॉन डी स्क्वायर कॉस थीटा। तो ये होगा आपका, देखिए यानी कि क्या कह रहा है, मानो कि पी एक लाइट सोर्स है, ए भी एक तल है जिसकी प्रकाश सोर्स से दूरी डी है। अब अगर पी ए एक प्रकाश किरण गई पी बी अभिलंब पर, ये अभिलंब है, ये सरफेस है, पी बी अभिलंब पर थीटा एंगल बनाएगी, देखो ये थीटा एंगल बनाया, तो प्रकाश किरण में अभिलंब के बीच का यही कोण लैम्बर्ट के कोसाइन के नियम के अकॉर्डिंग होता है। तो ये था आपका लैम्बर्ट कोसाइन लॉ। बाकी इसमें बात हमारे कोई काम की नहीं है, इसे इग्नोर करते हुए चलेंगे, ठीक है। कुछ भी आपके काम का नहीं, निश्चिंत रहिए, मेरी सलाह मानिए, कुछ भी आपके काम का नहीं है यहाँ से, ठीक है, कुछ भी आपके काम का नहीं है। सिर्फ जो कुछ चीज़ें हैं कि आप कॉस थीटा कैसे निकालेंगे। अब हम कॉस थीटा निकालेंगे, फॉर्मूला क्या है, हाइट अपॉन डिस्टेंस। हाइट अपॉन डिस्टेंस से आप फॉर्मूला निकाल लेंगे कॉस थीटा, बस इतनी बात काम की है। बाकी दूसरा फॉर्मूला जो काम का है ई आर एस इजिकल टू आई अपॉन एच स्क्वायर या डी स्क्वायर कॉस क्यूब थीटा, ये वाला, या फिर आई अपॉन डी स्क्वायर कॉस थीटा। 1, 2 और जो अभी अपन ने शुरू में फॉर्मूला देखा था, 3 फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है लैम्बर्ट कोसाइन लॉ में, बाकी के फॉर्मूला इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जो है ना डेरिवेशन नीति करा रखी है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान रखेंगे। चलिए अब हम देखेंगे उदाहरण नंबर 4। उदाहरण नंबर 4 क्या है, क्या कहता है, अभी ये जो अपन ने निकाला इसमें कहता है कि मान लो एक बल्ब है 250 वोल्ट। अच्छा, ये जो लॉस हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ, लैम्बर्ट कोसाइन लॉ, बहुत ईजी, आप समझने की कोशिश कीजिए। डायरेक्ट फॉर्मूला आएगा, डायरेक्ट पूछेगा बताइए निम्न में से इल्यूमिनेशन का नियम कौन सा है, लैम्बर्ट कोसाइन लॉ और फिर देगा आपको इनवर्स स्क्वायर लॉ, ए व बी दोनों इनमें से कोई नहीं, अपन क्या टिक करेंगे, ए व बी दोनों ही इसके नियम होते हैं। अगला उदाहरण देखेंगे, यदि एक 250 वोल्ट 0.4 एम्पियर का बल्ब कुछ 2000 ल्यूमेन फ्लक्स उत्पन्न करता है तो इसकी एवरेज कैंडल पावर का फॉर्मूला आपको ध्यान हो, कुल फ्लक्स अपॉन 4 पाई, तो कुल फ्लक्स 2000 है और 4 पाई से डिवाइड करेंगे तो 159.13 सीपी आंसर। एफिशिएंसी के लिए लूमेंस आपको दे रखा है, लूमेंस में, और आपको वोल्टेज करंट दे रखा है, तो आप एफिशिएंसी भी निकाल सकते हो। सेम जो पहला अपन ने एग्जांपल करा था उसी की तरह, तो पहला अगर आपने कर लिया तो 5 नंबर का आप कर सकते हैं, तो 5th नंबर का मुझे आप करके दिखाएंगे। टाइप्स ऑफ इल्यूमिनेशन सिस्टम। अब इल्यूमिनेशन सिस्टम भी बहुत सारे तरह का होता है, ठीक है, इल्यूमिनेशन सिस्टम भी आपका कुछ प्रकार का है। देखिए पहला है आपका डायरेक्ट इल्यूमिनेशन सिस्टम। अब डायरेक्ट इल्यूमिनेशन सिस्टम कैसा होता है देखेंगे। इस विधि में प्रकाश उत्पादक वस्तु यानी कि जो बल्ब होता है, ये प्रकाश सीधे ही नीचे की ओर प्रकाशित की जाने। मान लो कि ये इस तरह से लाइट होगी, ठीक है, इस तरह से लाइट होगी, यहाँ बल्ब लगा होगा, तो ये टोपी के आकार में होता है, कैप के आकार में होता है, तो लाइट इससे सीधा का सीधा फर्श पर पड़ती है, तो यानी कि इसमें बल्ब के ऊपर एक वी आकार का रिफ्लेक्टर प्रयोग होता है, ठीक है। यहाँ पर रिफ्लेक्टर होते हैं, ये ना आपने देखा होगा सिल्वर कलर का होता है अंदर, तो ये क्या पूरी लाइट को फोकस करके सीधे जमीन पे देता है। रिफ्लेक्टर अथवा पारदर्शी कांच प्लास्टिक शीट से ढका होता है। इस विधि में बल्ब का प्रकाश, तो आपसे पूछेगा डायरेक्ट इल्यूमिनेशन में कितने % प्रकाश नीचे जाता है, कि 10% लाइट नीचे जाती है और केवल 90% लाइट नीचे जाती है और केवल 10% लाइट ही इधर उधर फैल पाती है। यह विधि घरों और औद्योगिक प्रतिष्ठानों में प्रयोग की जाती है। कौन सी, डायरेक्ट इल्यूमिनेशन मेथड। तो ये डायग्राम देके आपसे पूछ लेगा बताओ ये कौन से मेथड का डायग्राम है, डायरेक्ट इल्यूमिनेशन मेथड। अब है सेमी डायरेक्ट इल्यूमिनेशन। पहले मैं आपको सेमी डायरेक्ट इल्यूमिनेशन का डायग्राम दिखा दूंगा। देखो अब क्या हुआ, नीचे तो आ रही है, तो पहले तो पूरा ट्राइंगल था, तो लाइट सीधे सीधे टकराएगी और यहाँ आएगी, मगर अब इसने कुछ इस तरीके से कर दिया, तो देखो कुछ लाइट ये वाली यहाँ निकल जाएगी और ये वाली यहाँ निकल जाएगी ना, निकल जाएगी बिल्कुल। तो ये होता है सेमी डायरेक्ट इल्यूमिनेशन, यानी कि इस विधि में बल्ब के ऊपर चित्र में दर्शाई गई आकृति का परावर्तक रिफ्लेक्टर, कैसा रिफ्लेक्टर, इस तरह का रिफ्लेक्टर प्रयोग किया जाता है, और परावर्तक के नीचे की ओर जो रिफ्लेक्टर है नीचे की ओर अपन जो ये ढकेंगे, कैसे ढकेंगे, कांच या प्लास्टिक का ढक्कन होता है पारदर्शी, जिसके द्वारा हम लोग क्या करेंगे, प्रकाश का, अभी जो बल्ब लगाया अपन ने पारदर्शी भाग, इसके द्वारा सिर्फ 60 से 90% भाग ही फर्श की ओर जाता है। तो इस विधि का उपयोग हम लोग अधिक ऊंचाई वाले कक्षों में, जो अधिक ऊंचाई वाले कक्ष है वहाँ करेंगे, क्योंकि वहाँ छत पे भी समान रूप से प्रकाश उत्पन्न रहे, और यहाँ सिर्फ 60 से 90% लाइट ही आपके पहुँचती है कहाँ, जमीन पे। अब आता है डायरेक्ट इल्यूमिनेशन सिस्टम। डायरेक्ट इल्यूमिनेशन सिस्टम क्या कहता है, इस विधि में बल्ब के नीचे, अब जो बल्ब है ना उसके नीचे आपने एक अपारदर्शी एवं अर्धवृत्ताकार परावर्तक प्रयोग किया है, जो प्रकाश के 90% भाग को, यानी कि देखो ये कौन सा बल्ब है जो 90% भाग तो छत को दे रहा है, तो यहाँ छत प्राय सफेद तथा हल्के रंग वाली रखी जाती है, जिससे प्रकाश परावर्तित होकर नीचे की ओर फर्श पर आ जाता है। अब अपने सिनेमा हॉल में लाइट देखेंगे उल्टी लगी रहती है ना, सीलिंग्स होते हैं, सीलिंग्स में अंदर की तरफ लगी होती है, जिससे क्या है लाइट 90% भाग छत पे जाता है और वो रिफ्लेक्ट होकर दोबारा अपने पास आता है। तो आपसे क्या पूछेगा बताइए, सिनेमा हॉल, डांसिंग हॉल व सजावटी, अच्छा आपने डांसिंग हॉल में देखिए उल्टी लाइट्स होती हैं,
उल्टी उल्टी लाइट्स होती हैं, देखिए, तो क्या है, लाइट दिखे मगर कम दिखे, तो इसीलिए सिनेमा हॉल, डांसिंग हॉल, सजावटी कार्य के लिए हम लोग इनडायरेक्ट इल्यूमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से आपके एग्जाम में आएगा सेमी इनडायरेक्ट इल्यूमिनेशन। इसमें क्या है, जैसे सेमी डायरेक्ट इल्यूमिनेशन था वैसे ही सेमी इनडायरेक्ट इल्यूमिनेशन है। इसमें 60 से 90% भाग छत की ओर पहुंचता है और वहां से परावर्तित होकर नीचे की तरफ आता है, और यहाँ ढक्कन तिकोना न होकर थोड़ा अर्धवृत्ताकार होता है। बस ये थी इसमें। पांचवा देखिए, इस विधि में बल्ब के ऊपर एक वृत्ताकार एवं घिसे हुए कांच का खोल प्रयोग किया जाता है जिसके द्वारा प्रकाश छनकर समान मात्रा में फैलता है। तो ये चीज है जो ये डायरेक्ट मेथड है जनरल। ये मुख्य द्वार के खंभों पर, उद्यान में आदि। आपने नॉर्मल आपके घर के बल्ब देखे होंगे गोल, तो ये जो गोल बल्ब होते हैं ना, यही जनरल इल्यूमिनेशन सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। तो ये थे आपके 5 इल्यूमिनेशन के फैक्टर। कुछ सिस्टम थे जो कि इल्यूमिनेशन के लिए काम में लिए जाते हैं। सो आई होप आप सभी को क्लियर होगा। अब हम लोग अपने चैप्टर के इंपॉर्टेंट पार्ट के ऊपर पढ़ रहे हैं, लैम्प। यहाँ मैं आपको अलग अलग तरह की लैंप्स के बारे में बताऊंगा कि कौन सी लैंप किस तरह की होती है। देखिए, सबसे पहले लैंप्स के टाइप बता देता हूँ। देखिए, लैंप बेसिकली इनकैंडिसेंट, गैस डिस्चार्ज, नियॉन, कार्बन आर्क और अन्य महत्वपूर्ण लैंप। तो इनकैंडिसेंट लैंप, कार्बन की फिलामेंट लैंप और मेटल फिलामेंट लैंप। अब मेटल फिलामेंट में भी निर्वात मेटल फिलामेंट लैंप या गैस मेटल फिलामेंट लैंप। फिर आएगी गैस डिस्चार्ज में सोडियम वेपर या मरकरी वेपर। मरकरी वेपर में भी 2 तरह की होती है, हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप या फिर लो प्रेशर मरकरी। अब ये बहुत बड़े बड़े चैप्टर होने वाले हैं, हेडिंग्स इनकी बहुत बड़ी बड़ी होने वाली है। फिर आएगा नियॉन लैंप, उसके बाद कार्बन आर्क लैंप, उसके बाद अन्य महत्वपूर्ण लैंपों में हेलोजन, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट, सोलर लैंप और एलईडी फ्लड लाइट इत्यादि आएगा। देखिए, अब इनकैंडिसेंट लैंप आ गया। देखिए, अब ये लैंप आएगी आगे। इसके बाद धीरे धीरे, अब देखिए यहाँ से जो हम लोग पढ़ेंगे ना, जितनी भी प्रकार की लैंप है तो इन लैंपों के बारे में आएगा। देखिए, फिर ये आपका लास्ट में देखिए ट्यूबलाइट आ गया, ट्यूबलाइट आ गया। अब इसके बारे में आएगा फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट में कौन कौन से फॉल्ट उत्पन्न हो सकते हैं। यहाँ मैं आपको लाइट के पूरे कनेक्शन बताऊंगा, ठीक है, जितने भी होते हैं लाइट के कनेक्शन वो सारे मैं आपको बताने वाला हूँ इस चैप्टर में। देखिए, सब हेलोजन लैंप आगे सारे के सारे देखिए पूरा आप देख सकते हैं, सामान्य सोर्स, बल्बों की लड़ी, कैसे हम लाइट्स कनेक्ट करते हैं। तो ये पूरा चैप्टर रहने वाला है अब आपका, ठीक है। जो आपका चैप्टर है अब रहने वाला है पूरा लाइट्स के ऊपर कि कितने कितने तरह की लाइट्स होती हैं और कौन कौन सी लाइट हमें इस्तेमाल करनी है। तो क्या आप सभी लोग इन सारी लाइट्स को पढ़ने के लिए तैयार हैं? ठीक है, ये सारी लाइटें हम एक ही करके अभी पढ़ेंगे। अब यहाँ तक का जो हो गया आपका एक पार्ट। ये जो नेक्स्ट आपका लाइट्स वाला चैप्टर है ये मैं दूसरी वीडियो में, क्योंकि लाइट्स एक साथ पढ़ेंगे ना तो काम आएगा, क्योंकि जब आप 4 से 5 लाइट समझ जाएंगे ना उसके बाद आपकी सारी वर्किंग बहुत ईजी हो जाएगी, क्योंकि जितनी भी लाइट्स की वर्किंग है वो पैरेलल चलेगी, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी। तो लाइट्स वाला चैप्टर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने सभी दोस्तों को शेयर करें ताकि सभी लोगों को बेनिफिट हो सके, ठीक है। कई लोगों के मन में कि एग्जाम होगा या नहीं होगा, तो दोस्तों आपका एग्जाम हो चाहे ना हो, ठीक है, हमें तो तैयारी करके रखनी है, हमें आगे के लिए भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी ये चीज़ का फायदेमंद होगी। तो आप ये मत सोचिए आपका एग्जाम होगा या नहीं होगा, हमें मतलब होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ पढ़ने से। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।